Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 25th of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 25 मार्च 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, सोलोमन आइलैंड्स को काफ़ी चर्चा में है, तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ये एक इनिशिएटिव है, एक बॉडी ने इसको लॉन्च किया था। तो क्वेश्चन यही है कि वो बॉडी कौन सी है। ऑप्शन ए द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी द यूनेप सेक्रेटेरिएट, ऑप्शन सी द UNFCCC सेक्रेटेरिएट, या फिर ऑप्शन डी द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज अभी भी इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। वीडियो के लास्ट में भी मैं आपके साथ इसका आंसर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बातचीत की गई है। देखो, रशिया यूक्रेन के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हम लोगों ने देखा है। उस डिस्प्यूट की वजह से इंटरनेशनली बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और उन्हीं चेंजेस को देखते हुए हमारी सरकार ने एक मल्टी मिनिस्ट्रियल ग्रुप को बैठाया और यहाँ पर इनसे पूरी तरह से पूछा गया और इनके ऊपर फोकस दिया गया कि आप एक काम करो, आप ये यहाँ पर बताओ कि आज के टाइम पर इंडिया और रशिया के बीच में जो व्यापार को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उन चैलेंजेस को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उन चैलेंजेस से हम लोग यहाँ पर कैसे लड़ सकते हैं, प्लस यहाँ पर जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर हुआ ये है कि रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट की वजह से रशिया के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगा दिया है। इनफैक्ट आप देख पाओगे, चाहे वो यूएस हो गया या यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, तो बहुत सारी दुनिया भर की कंट्रीज़ है जिन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के ऊपर। तो रशिया के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से हिट हुआ है। और अभी के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो व्यापार के मामले में रशिया काफ़ी हद तक पीछे चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में अगर हम लोग देखें तो भारत भी व्यापार करता है बहुत ज़्यादा रशिया से, और अब हम लोग कैसे कर पाएंगे उस व्यापार को, क्योंकि डॉलर वाला सिस्टम यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि जब सैंक्शन लगा यूएस ने तो यूएस ने मना कर दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, सैंक्शन लगने के बाद जो रशिया है वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता और दुनिया भर में व्यापार हो रहा है डॉलर से। तो इसके बाद यहाँ पर क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है, तो इसके सोल्यूशन को देखते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने पार्लियामेंट में बोला कि देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि रूपी और रूबल का जो व्यापार है वो रिवाइव होता हुआ नजर आएगा। मतलब इंडियन करेंसी रूपी हो गया और उधर रशियन करेंसी हो गई, तो इन दोनों के बीच में व्यापार होता हुआ हम लोग को नजर आएगा। ये हम लोग देख पाने वाले हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद राज्यसभा के अंदर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, जो क्वेश्चन आवर वाला घंटा होता है उसके अंदर। और उन सारे क्वेश्चंस के अंदर सबसे मेजर फोकस ये दिया गया कि भारत का जो स्टैंड है रशिया को लेकर, भारत का जो स्टैंड है यूक्रेन को लेकर वो क्या है। प्लस उसके बाद फोकस ये दिया गया कि भारत ने यहाँ पर ज़्यादातर जो भी वोटिंग हुई है उसमें एब्सटेन किया है। रशिया यूक्रेन को लेकर काफ़ी बार वोटिंग हुई, आपने देखा, जहाँ पर यूएनएससी का काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, यूएनजीए का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, सभी जगह पर वोटिंग हुई। भारत ने हर जगह पर एब्सटेन किया। एब्सटेन मतलब ना हमने रशिया को सपोर्ट किया ना यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली देखें तो रशिया को सपोर्ट ये चला जाता है। तो इसको लेकर यहाँ पर क्या कहने हैं, तो उसके बाद यहाँ पर
ये क्वेश्चन सुनते ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना यह है कि देखो, भारत ने जितने भी डिसीजन लिए हैं वो सब इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ही सारे डिसीजंस लिए गए हैं। आई होप आप लोग को ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के अंदर थी वो सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। इसी आर्टिकल में एक छोटा सा आर्टिकल अटैच है। बात की गई है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर वापस से वोटिंग होती है थर्सडे में, और इस वोटिंग के अंदर इंडिया ने फिर से एब्सटेन कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पेज नंबर 10 पर काफ़ी डिटेल में कवरेज मिला हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, प्लस और भी सारी बॉडीज़ के बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद पेज नंबर 1 पर ही इसी आर्टिकल के बराबर में आपको एक आर्टिकल ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या है ना, इसमें पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा की जा रही है, तो अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझ सकते हो कि देखो, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, तो पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा समय तक प्राइम मिनिस्टर ना रह पाएँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सरकार बनाने के लिए 172 लॉ मेकर्स की ज़रूरत है। तो अभी क्या है ना कि इनके साइड में जो भी थे, तो वो अभी सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इमरान खान की साइड से निकल रहे हैं, दूसरी साइड पर जा रहे हैं। तो दूसरी साइड जो अपोजिशन पार्टी है वो आज के टाइम पर काफ़ी स्ट्रेंथन होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की, और ये यहाँ पर वोटिंग वगैरह होगी तो उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान वो हट जाएं। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अगेन कुछ खास बात इसमें है नहीं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। बाकी पेज नंबर 1 पर आप लोग और भी आर्टिकल्स के ऊपर नज़र मार पा रहे होंगे, कुछ भी यहाँ पर खास इंपॉर्टेंट है नहीं। काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा की गई है, और अगेन यहाँ पर इनको आप लोग पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। चलते हैं आगे अगले आर्टिकल पर। नौ अगले पेज पर आता है यहाँ पर ये वाला आर्टिकल। अब इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं लगातार 3-4 दिनों से, तो अब फाइनली मैंने सोचा है इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, हालांकि इस आर्टिकल को मैंने पिछले महीने 3 बार डिस्कस किया है, और उससे पहले जनवरी में भी मैंने 4-5 बार डिस्कस किया है। आपको याद होगा मुल्ला पेरियार डिस्प्यूट के बारे में, मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट मैंने रटा दिया था आप लोगों को। कोई बात नहीं, आज हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से फोकस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है इसको डिस्कस किए हुए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मांग ये करता है, ये जो मुल्ला पेरियार बैटल है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए, इसका एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को बोला है। और ये जो बैटल चल रहा है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर, ये आपको 2 राज्यों के बीच में देखने को मिलेगा। एक तरफ तमिलनाडु है, दूसरी तरफ आपको केरला देखने को मिलेगा। और ये जो मुल्ला पेरियार डैम है, ये डैम 126 साल पुराना डैम है। इसको लेकर एक काफ़ी बड़ा विवाद देखने को मिलता है। चलो मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ आखिरकार ये विवाद है क्या। पहले तो ये सुन लो, ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 1 में एक टॉपिक है वाटर रिसोर्स का, जीएस पेपर 3 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो इन सभी टॉपिक से आप लोग इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये जो डिस्प्यूट है ये सालों पुराना डिस्प्यूट है। अब यहाँ पर इस डिस्प्यूट के बेसिक्स को पहले समझते हैं। यहाँ पर क्या है, एक तरफ आपको केरला देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में यहाँ पर इस मुल्ला पेरियार डैम को लेकर ये विवाद देखने को मिलता है। अब पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, ये डैम आखिरकार कहाँ पर लोकेटेड है, इस राज्य में या फिर इनके बीच में। तो ये जो डैम है ये केरला के अंदर आपको स्थित देखने को मिलेगा। अब केरला के अंदर तो डैम है ये, लेकिन इस डैम का जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से तमिलनाडु के पास में है। तो तमिलनाडु इस डैम को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा विवाद तो यहाँ पर यही बन जाता है कि जो डैम है वो केरला के अंदर है और कंट्रोल तमिलनाडु का है। मतलब इस डैम का पानी केरला यूज़ नहीं कर सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर समझना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर तमिलनाडु पूरी तरह से कंट्रोल करता है इस डैम को। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इसी प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है कि ये जो डैम है ये डैम हो चुका है बहुत पुराना। मैंने आपको बताया लगभग 126 साल पुराना यहाँ पर ये डैम हो चुका है। और अब ये जो डैम है ये बहुत कमज़ोर हो चुका है, और इसके अंदर जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी चीज़ का कंसर्न यहाँ पर केरला उठाता है कि भाई डैम इतना पुराना है, डैम के ऊपर इतने सारे क्रैक्स आए पड़े हैं, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो पानी का लेवल रखा गया है उसकी वजह से ये डैम यहाँ पर चटक सकता है, या फिर ये डैम टूट सकता है। टूटने के बाद इससे नुकसान किसको होगा? केरला को नुकसान होगा। ठीक है, ये यहाँ पर केरला की तरफ से कंसर्न उठाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी 2018 में अग्री करता है और ये बोलता है कि इस मुल्ला पेरियार डैम के अंदर जो वाटर लेवल है वो आप लोग यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। जो 142 फीट है उससे थोड़ा बहुत नीचे मेंटेन करके रखो। ठीक है,
थोड़ा बहुत पानी कम रहेगा तो इससे यहाँ पर ज़्यादा कंसर्न बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु मना करता है कि हम पानी कम करेंगे नहीं, पानी कम कर देंगे तो इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में पानी नहीं आएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पानी कम किया नहीं गया। तो अब क्या हुआ, केरला बार बार यही कंसर्न उठा रहा है कि भाई पानी कम करवाओ या डैम को मरम्मत करवाओ। डैम तो मतलब पूरी तरह से मतलब एक तरीके बहुत पुराना हो चुका है, तो बर्बादी है। किसी दिन भी अगर ये टूटा तो फिर कहीं ना कहीं ये केरला के काफ़ी सारे एरियाज़ को बर्बाद कर देगा। खासकर केरला के अंदर जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपको ये डैम देखने को मिलेगा, ठीक है। और केरला के अंदर फ्लड को लेकर पहले से काफ़ी सारी ख़राब सिचुएशन देखने को मिलती है, काफ़ी बार फ्लड्स वगैरह आ चुकी हैं। तो ये एक नया कंसर्न अपने सर पर नहीं पालना चाहते। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मुल्लापेरियार डैम की। तो मुल्लापेरियार डैम आपको दो नदियों के कॉन्फ्रेंस पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो नदियों का रोल है, एक है मुलियार रिवर और दूसरी है पेरियार रिवर। इसके कॉन्फ्रेंस पर यहाँ पर ये डैम आपको देखने को मिल जाएगा केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इस डैम को ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु के थ्रू, मैंने आपको ये तो समझा ही दिया है। प्लस यहाँ पर तमिलनाडु ही इन सारे मतलब जो भी इसका पानी होता है उसका यूज़ तमिलनाडु ही कर पाता है। और यह होता क्या, यहाँ पर लगभग बहुत साल पहले अंग्रेज़ी यहाँ पर ये काम कर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर इस डैम को लेकर एक डील कर जाते हैं। ये डैम केरला के अंदर बनाते हैं और तमिलनाडु का इस पर कंट्रोल रहता है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो डैम है ये तमिलनाडु को 999 ईयर्स के लिए, लगभग आप कह सकते हो अप्रॉक्स 1000 साल के लिए लीज पर दे दिया जाता है। ब्रिटिश रूल के टाइम पर लीज पर मतलब रेंट पर दे दिया और रेंट पर तमिलनाडु को हैंडओवर कर दिया। तब से ही तमिलनाडु इसको संभाल रहा है। क्लियर हुआ। तो डैम डिस्प्यूट आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक रिवर के बारे में, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो डैम से ही बन सकता है, पेरियार रिवर से ही बन सकता है। तो ये आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पेरियार रिवर पर ये स्थित है डैम। तो पेरियार रिवर के बारे में जान लो। पेरियार रिवर एक सबसे लंबी नदी है केरला के अंदर। इसकी लेंथ लगभग 244 किलोमीटर्स के आसपास देखने को मिलती है। इसको हम लोग लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से भी जानते हैं। देन उसके बाद पेरियार रिवर के बारे में बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो शिवागिरी हिल्स है वहाँ से निकलती है और फिर उसके बाद यहाँ पर ये बहती हुई तमिलनाडु से बहती हुई यहाँ पर पेरियार नेशनल जो पार्क है वहाँ से भी यहाँ पर बहती हुई निकलती है। प्लस पेरियार नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पर मुथिरापुझा हो गया, मुलैयार हो गया, चेरुथोनी हो गया, देन पेरिंजनकुत्ती। तो ये काफ़ी सारी आपको सहायक नदियां देखने को मिलती हैं पेरियार नदी की। तो ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। कल भी मैंने आपको दिखाया था, तो आप लोग देख पाओगे 2016 में यूपीएससी ने यहाँ पर ट्रिब्यूटरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। वो ये था कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी इसमें से कौन कौन सी हैं, और ऑप्शन में दिया गया दिबांग, कामेंग, लोहित। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। नीचे आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी यहाँ पर ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलती है ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों की तीनों ट्रिब्यूटरी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हो। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नौ अगला आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना। और हमने टारगेट रखा है अपना वही रोज़ाना की तरह 5K प्लस लाइक्स का, तो आप लोग इतना कर सकते हो, एक सपोर्ट कर सकते हो। तो वीडियो के ऊपर आप लाइक का बटन है उसको दबाकर अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, है ना। इससे क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से है कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर क्या होता है ये वीडियोस यहाँ पर दूसरे लोगों तक और भी ज़्यादा तक रीच होनी चालू हो जाती है। अब जो अगला आर्टिकल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 हेल्थ से इसको रिलेट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे भी क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के थ्रू, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपके साथ पूरे वीडियोज़ के अंदर आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करता रहूँ, ताकि आप लोगों को एक पूरा का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती रहे और यहाँ पर आप समझ पाओ कि हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, हमारे सिलेबस से ये आर्टिकल रिलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बातचीत की गई है। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया साहब, इनका कहना यह है कि हम लोग इंडिया को टीबी मुक्त बनाएंगे 2025 तक। तो ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए प्लस दुनिया भर के लिए, तो इसको हमें ख़त्म करना है 2025 तक, ऐसा टारगेट रखा गया। आखिरकार ये अचानक से टीबी चर्चा में क्यों आ चुका है? क्योंकि रिसेंटली हमने वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे को ऑब्जर्व किया है और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पर हमने यहाँ पर देखा कि आज के टाइम पर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर लाखों लोगों की जान जाती है। हाँ, लाखों लोगों की जान जाती है। इसी वजह से यहाँ पर एक
सबसे बड़ा कंसर्न ये बना हुआ है। पहली चीज़ मैं आपको एक बेसिक सा बताता हूँ, आखिरकार ये ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बात करें तो ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, टीबी यहाँ पर होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो कौन सा बैक्टीरिया इसके पीछे है, वो है माइकोबैक्टीरियम। क्लियर हुआ। ये जो माइकोबैक्टीरियम है ये माइकोबैक्टीरिया के ही फैमिली से बिलोंग करता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो ये माइक्रोबैक्टीरिया है ये टीबी के साथ साथ लेप्रोजी जैसी यहाँ पर बीमारियों को क्रिएट करता है ह्यूमंस के अंदर। एनिमल्स के अंदर भी यहाँ पर इसी प्रकार से बीमारियों को क्रिएट करता हुआ नजर आता है। ह्यूमंस के अंदर बात करें जो टीबी है वो लंग्स को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है, साथ ही साथ हमारे और भी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता हुआ नजर आता है। टीबी कोई नई बीमारी नहीं है, बहुत लंबे समय से आपको देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें 3000 BC के टाइम पर इजिप्ट के अंदर भी ये जो टीबी है वो एग्जिस्ट किया करती थी। तो ये तब से आज के टाइम तक आपको ये बीमारी देखने को मिलने वाली है। और ख़ास बात और अच्छी बात यह है कि इस बीमारी को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं और ठीक हो सकता है कोई भी व्यक्ति। ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो टीबी यहाँ पर स्प्रेड होता है, फैलता है पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है हवा के माध्यम से। जब एक व्यक्ति यहाँ पर टीबी से पीड़ित है, वो यहाँ पर खांस रहा है, स्नीज कर रहा है, थूक रहा है, तो यहाँ पर वो चीज़ें जो है एनवायरनमेंट के अंदर वो जो जर्म्स है वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं टीबी का शिकार हो सकता है। अब बात करें इस टीबी के लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण के अंदर बहुत कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहली बात लंग्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद कफ हो गया, देन चेस्ट पेन, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर और रात भर पसीना आना, तो ये सारे यहाँ पर लक्षण हैं टीबी के। क्लियर हुआ आपको, यहाँ पर पहला बेसिक क्लियर हुआ। अब दूसरा मेजर पॉइंट जिसको लेकर आर्टिकल में चर्चा की गई वो यह है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2022। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हमने रिसेंटली ऑब्जर्व किया, कब? 24 मार्च को। 24 मार्च कल थी, तो कल वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे था। और इस दिन का मेजर मकसद है कि हम लोग एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैला सकें इस डिज़ास्टरस डिजीज़ के रिगार्डिंग कि हाँ ये बीमारी कितनी खतरनाक है और दुनिया भर में काफ़ी सारे स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि इस बीमारी को पूरी तरह से हम लोग ख़त्म कर दें। अब वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे का इम्पोर्टेंस क्या है? इसका महत्व यह है कि इस दिन 1882 की बात है। डॉक्टर रॉबर्ट कॉच थे, इन्होंने यहाँ पर एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है उसके पीछे का जो बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरिया है, मतलब इसी बैक्टीरिया की वजह से बीमारी हो रही है। तो डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने यहाँ पर 1882 में इस माइकोबैक्टीरियम को डिस्कवर किया और बताया कि भाई ये है मेजर कारण टीबी के पीछे का। और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने डिस्कवर किया कि किस प्रकार से हम लोग इसको अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं, प्लस इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये तारीख थी 1882 के अंदर जब इसको डिस्कवर किया गया। इसी वजह से हम लोग 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, आज भी टीबी एक अपने आप में दुनिया का एक डेडलीस्ट इन्फेक्शन किलर देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों की जान ले चुका है और लगातार ले भी रहा है। अगर हम लोग ऑफिशियल डेटा देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो हर साल लगभग 4100 लोग अपनी दम तोड़ देते हैं इस ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। साथ ही साथ लगभग आप देख पाओगे 28,000 के आसपास जो लोग हैं वो बीमार पड़ते हैं। तो मतलब ये हर रोज़ का डेटा आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ हर रोज़ ये हाल हो रहा है। उसके साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो डेथ हैं वो 2020 के अंदर बढ़ती हुई नज़र आई हैं, ठीक है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ WHO ने और भी कुछ डेटा पब्लिश किया है। अगर हम लोग WHO का 2020 वाला डेटा देखें तो लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 99 लाख लोग यहाँ पर इस टीबी के शिकार बने हैं, जिसमें से 15 लाख लोगों की जान गई है। ऐसा WHO की वेबसाइट पर आप लोग खुद जाकर ऑफिशियली देख पाओगे। क्लियर हुआ। और साल 2000 से अगर हम लोग देखते हुए चलें तो हमने काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई भी है। लगभग आप कह सकते हो 6 करोड़ 60 लाख लोगों की जान बचाई गई है इस टीबी को ख़त्म करके। तो अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को कि हम लोग इस टीबी को टैकल कर पाएँ। अगर हम लोग बात करें दुनिया भर में जितने भी टीबी के केसेस हैं उसमें से 26% केसेस इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से हम लोग वर्ल्ड टीबी डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम लोग लोगों को इसके बारे में बता सकें, इसके बारे में हम लोग जागरूक कर सकें कि हाँ ये एक खतरनाक बीमारी है, इसका इम्पैक्ट एक काफ़ी बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। नाउ अब देखो होता क्या है, जब भी हम लोग कोई दिन ऑब्जर्व करते हैं या फिर कोई दिन सेलिब्रेट करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर थीम भी होता है और उस थीम को लेकर यहाँ पर वनडे एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2022 वाला है, इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है इन्वेस्ट टू एंड टीबी,
सेव लाइफ्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका थीम है, इसको कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं टीबी को टैकल करने के लिए, तो देखो दुनिया भर में भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं। WHO ने एक जॉइंट इनिशिएटिव को लॉन्च कर रखा है जहाँ पर नाम है उसका फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी करके यहाँ पर उसका नाम है। उसके साथ साथ यहाँ पर WHO जो हमारे ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है उसको भी रिलीज़ करता रहता है। अब भारत क्या कर रहा है ट्यूबरक्लोसिस को टैकल करने के लिए, तो भारत ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उठा रखे हैं। एक है नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन, यहाँ पर हमने 2017 से लेकर 2025 तक का टारगेट रखा है। उसके बाद दूसरा है द निक्षय इकोसिस्टम, तीसरा है निक्षय पोषण योजना, चौथा है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। तो ये सारे इनिशिएटिव्स भारत के थ्रू उठाए गए हैं। उसके बाद आज के टाइम पर क्या कोई वैक्सीन नहीं है टीबी को टैकल करने के लिए, तो करंट टाइम पर आपको 2 वैक्सीन नज़र आती हैं। एक सेकेंड, वो डेटा हट गया है, मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ। तो करंट टाइम पर आपको 2 वैक्सीन देखने को मिलेंगी। एक है VPM वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002, दूसरा आपको MIP देखने को मिलेगा, माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। ठीक है, तो इसको डेवलप किया गया है और यहाँ पर बोला जा रहा है ये टीबी को टैकल करेगा। लेकिन अभी जो वैक्सीन हैं ये फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल के अंडर में आपको देखने को मिल जाती हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। डेफिनेटली आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है सारा डेटा। ये जितना भी डेटा मैंने आपको बताया वो सब आपको आर्टिकल में मेंशन्ड देखने को मिल जाएगा। देन अब यहाँ पर इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया साल 2016 में। तो UPSC ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा, देखो ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह होती है ना, इन रिपोर्ट्स को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है या फिर ये बॉडी कौन सी रिपोर्ट लेकर आती है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन ये था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये यहाँ पर अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो आखिरकार ये है क्या? तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर बेसिकली यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिल जाएगा। एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसको हम लोग यहाँ पर मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसको इंग्लिश में हम लोग डॉक्टर विदाउट बॉर्डर बोलते हैं। एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस का। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर इसको आप लोग सिंपली GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं देवबा साहब, ये इंडिया विजिट करेंगे अगले ही महीने, तो इनको लेकर चर्चा की जा रही है। और जब ये विजिट करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं आज के टाइम पर भारत और नेपाल के बीच में, उन इश्यूज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने के बारे में कोशिश करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा इनका नाम है, ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये इंडिया विजिट करेंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर, मतलब अगले महीने ही विजिट करने वाले हैं। और ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। जो ये विजिट है, इस विजिट के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आज के टाइम पर नेपाल के अंदर खुद काफ़ी सारे आपको पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल जाते हैं। नेपाल के अंदर चाइना का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद जो ये मीटिंग होगी, इस मीटिंग के अंदर एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि जो आज के टाइम पर काला पानी टेरिटरी को लेकर एक डिस्प्यूट देखने को मिलता है, वो डिस्प्यूट हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे। तो आखिरकार पहले हमें ये समझना होगा डिस्प्यूट क्या है, क्योंकि डिस्प्यूट नहीं समझ पाएंगे तब तक यहाँ पर ये आर्टिकल हमारे लिए बिल्कुल बेकार रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं तो वो इस डिस्प्यूट से ही बनने के चांसेस है। चलो मैं आपको बताता हूँ। नाउ सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे ये वाला मैप। तो इंडिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और नेपाल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत के बिल्कुल जस्ट ऊपर ही आपको ये नेपाल देखने को मिलेगा। और आज का जो थंबनेल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, थंबनेल का आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, तो तब तक बने रहना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हुआ क्या है, ये आप लोग इस पिक्चर में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाओगे। ये आप लोग देखोगे बॉर्डर को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने एक नया मैप लॉन्च किया और उस नए मैप के अंदर कुछ टेरिटरीज़ हैं जो कि भारत की हैं, उन टेरिटरीज़ को अपने मैप के अंदर में दिखाया। तो यही यहाँ पर एक डिस्प्यूट है भारत और नेपाल के बीच में। मतलब नेपाल कहता है वो हमारी टेरिटरी है, लेकिन असल में वो इंडिया की टेरिटरी देखने को मिलती है। तो उस टेरिटरी का नाम क्या है, वो आपको काला पानी है। केवल काला पानी ही नहीं, आपको 2 जगह और देखने को मिलेंगी, एक है लिम्पियाधुरा, दूसरा लिपू लेक है और तीसरा काला पानी। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये यहाँ पर मैप निकल कर आता है नेपाल के वर्जन वाला, इसको हम लोग जूम करते हैं। ये नेपाली वर्जन मैप है।
तो नेपाल ने इस वाले मैप को लॉन्च किया और इस मैप के अंदर क्या दिखाया, इस मैप के अंदर यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है जिसको मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, जिसको मैं कलर कर देता हूँ पूरी तरह से, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको 3 जगह नज़र आ रही होंगी, ये लिम्पियाधुरा, ये लिपू लेक और ये काला पानी। तो नेपाल ने क्या किया, इसको अपने मैप में दिखा दिया, ठीक है, ये आप देख पाओगे रेड कलर है, तो इसको अपने मैप के अंदर दिखा दिया। अब है क्या असल में, तो ये तो नेपाल ने अपना वर्जन दिखाया, लेकिन इसका ओरिजिनल वर्जन क्या है, तो ओरिजिनल वर्जन यहाँ पर कुछ नहीं है। ये जो टेरिटरी है ये यहाँ पर इंडिया की ही है, लेकिन नेपाल ने क्या किया, इसको अपने मैप के अंदर दिखाया। यही यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट रहा है और नेपाल कहता है ये जो टेरिटरी है ये हमारी टेरिटरी है, बट यहाँ पर आप लोग देख पाओगे असल में टेरिटरी इंडिया की आपको देखने को मिल जाती है। तो इसी डिस्प्यूट को हम लोग रिजॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर विजिट से। क्लियर हुआ, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब साथ ही साथ ये आर्टिकल हमारे लिए एक और तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जीएस पेपर 2 मेंस में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आखिरकार भारत और नेपाल के रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया नेपाल के रिलेशंस को पढ़ते हैं, तो कोई सी भी इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक उठा लेना, वहाँ पर आपको यही पॉइंट्स देखने को मिलने वाले हैं, कोई सी बुक उठा लेना, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया नेपाल के बारे में, तो सबसे पहले इनके हिस्टोरिकल टाइज को देखते हैं। ऐतिहासिक यहाँ पर क्या कनेक्शन है, तो नेपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर कंट्री रहा है भारत का हमेशा से ही। देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल के साथ साथ इकोनॉमिक लिंकेजेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। काफ़ी हद तक एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ कनेक्शन है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर। इंडिया और नेपाल दोनों हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म को लेकर सिमिलर टाइज़ को शेयर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्ध जी की, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म ही कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी के अंदर। लुम्बिनी आज के टाइम पर नेपाल के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। टाइम मिले तो कभी विजिट करके आओ, बहुत अच्छी जगह है, मैं काफ़ी बार विजिट कर चुका हूँ उसको, लगभग मैं 3 से 4 बार यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया को विजिट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो ये 2 देश हैं, 2 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं, ये दोनों यहाँ पर एक ओपन बॉर्डर को शेयर करती हैं। ओपन बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे बहुत अच्छी तरीके से आप देख पाओगे लोगों का मूवमेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नेपाल आराम से जा सकते हैं, नेपाल के बहुत सारे लोग यहाँ पर इंडिया आ सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर कनेक्शन, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, क्लोज बॉन्ड्स देखने को मिलता है। न केवल बात यहीं पे रुकती है, इनफैक्ट बहुत सारी शादियाँ भी होती हैं इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया के बीच में, मैरिजेस, फैमिली टाइज, जिसको हम लोग रोटी बेटी का रिश्ता भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। प्लस इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को साइन किया गया था 1950 के अंदर, यहाँ पर आप देख पाओगे। इसके बाद रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए चले गए। बहुत सारी नदियां नेपाल से निकलकर आती हैं इंडिया की साइड में। इंडिया यहां पर उन नदियों से काफ़ी हद तक यहां पर इकोनॉमी को जनरेट करने में हेल्प लेता है। इनफैक्ट वहां से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी जनरेट करते हुए नजर आते हैं। तो ये तो हुए हमारे कुछ हिस्टोरिकल टाइज। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में दोनों कंट्रीज़ के। तो नेपाल यहाँ पर एक लैंडलॉक कंट्री है, ये इन 3 साइड से इंडिया की साइड से मतलब घिरा हुआ है, और एक साइड यहाँ पर चाइना की साइड पर, मतलब तिब्बत वाला रीजन की साइड पर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, एक सेकंड में यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ठीक है, ये ऊपर आपको नेपाल वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। तो इधर 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 आप देख पाओगे चारों तरफ से इंडिया है, ऊपर से यहाँ पर ये तिब्बत वाला रीजन देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेपाल लैंडलॉक कंट्री, इसको हम लोग ने समझ लिया। और साथ साथ यहाँ पर क्या है कि देखो जो कनेक्शन भारत के साथ है वो बहुत ज़्यादा है। वही कनेक्शन अगर हम लोग देखें क्या तिब्बत के साथ है, मतलब चाइना के साथ भी ऐसी कनेक्शन, तो चाइना के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर इतना मूवमेंट वगैरह नहीं होता है। क्लियर हुआ। देन उसके बाद इंडिया नेपाल के बारे में बात करें तो कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स काफ़ी सारे चलाए गए हैं दोनों के बीच में। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ चलाया गया है, और इस पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर साइन करे हैं, किस चीज़ के लिए कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक रेल लिंक बनाने वाले हैं। काठमांडू से रक्सौल तक यहाँ पर एक लिंक बनाया जाएगा, तो यहाँ पर इंडिया नेपाल को इस पर्टिकुलर रेल लिंक से कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर और फोकस रखा गया, वो यह है कि इंडिया आज के टाइम पर देख ही रहा है कि हम लोग इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से भी नेपाल से कनेक्ट हो सकें। कुछ नदी का रास्ता है, उससे हम लोग कनेक्ट हो सकें, उस नदी के रास्ते से सामान यहाँ पर नेपाल और इंडिया के बीच में आया जाया जा सकेगा।
ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर चर्चा में है, खासकर इसको हम लोग बोल रहे हैं जो सागर माथा है माउंट एवरेस्ट, और साथ ही साथ जो सागर है इंडियन ओशन, इन दोनों को कनेक्ट करने के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो ये तो हुआ कनेक्टिविटी को लेकर। अब भारत और नेपाल के डिफेंस कोऑपरेशन कैसे हैं, तो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन की जब बात आती है तो भारत ने काफ़ी सारा असिस्टेंस नेपाली आर्मी को प्रोवाइड करवाया है, उनको काफ़ी सारी इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवाई है। इनफैक्ट जो भारत का गोरखा रेजिमेंट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को रिक्रूट किया जाता है जो कि नेपाल के मतलब जो हिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो भारत के खासकर डिफेंस सेक्टर में नेपाली जो इन्फ्लुएंस है वो भी आपको काफ़ी सारा देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद इंडिया 2011 से लगातार हर साल यहाँ पर नेपाल के साथ एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास करता है। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। देन कल्चरल टाइज के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा कनेक्शन आपको कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट दोनों कंट्रीज़ लगातार फोकस करती हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े, खासकर आर्ट एंड कल्चर, एकेडमिक्स और मीडिया के माध्यम से। देन उसके बाद भारत ने नेपाल के साथ 3 सिस्टर सिटी अग्रीमेंट्स को साइन कर रखा है, जिसको हम लोग 3 सिस्टर सिटी अग्रीमेंट्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पर काठमांडू वाराणसी एक जैसा आपको देखने को मिलेगा, लुम्बिनी और बोधगया एक जैसा देखने को मिलेगा, जनकपुर अयोध्या का एक कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो इन्हीं कनेक्शंस को देखते हुए भारत ने यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन कर रखा है। क्लियर हुआ। देन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऊपर आए तो बेसिकली यहाँ पर पर्सपेक्टिव यह है कि नेपाल एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर बहुत सारे भूकंप वगैरह आते हैं, अर्थक्वेक के साथ साथ फ्लड्स आपको देखने को मिलती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से, इन नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से काफ़ी बड़ा डैमेज होता है नेपाल को, उनकी इकॉनमी वगैरह भी हिट होती है, काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली जाती है। इनफैक्ट एक अभी खतरनाक भूकंप आपने देखा था पिछले कुछ सालों पहले नेपाल के अंदर। तो इन सब सिनेरियो में भारत एक काफ़ी बड़ा असिस्टेंस, एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की तरह यहाँ पर नेपाल की मदद करता है। हम लोग काफ़ी सारा असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद मल्टीलेटरल पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो नेपाल और इंडिया बहुत सारे ग्रुप्स के यहाँ पर हिस्से देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें बीबीआईएन पिछले कुछ दिन पहले चर्चा में था, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की वजह से आपको याद होगा। तो बीबीआईएन एक ग्रुप है जहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर भी आप बांग्लादेश के साथ साथ आप देख पाओगे इंडिया और नेपाल भी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप है बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पर आप देख पाओगे अगेन भारत और नेपाल दोनों ही हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर आप दोनों देख पाओगे। उसके बाद जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यहाँ पर भी इंडिया नेपाल का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। अब ये तो हमने डिस्कस किया कि रिलेशंस कैसे हैं, तो आपको लग रहा होगा यार रिलेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, रिलेशन अच्छे तो हैं, लेकिन इन्हीं के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। परेशानियाँ क्या हैं? तो परेशानी में सबसे बड़ी परेशानी है चाइना का इंटरवेंशन। तो नेपाल एक जैसे लैंडलॉक कंट्री है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर चाइना की साइड पर देखने को मिलता है, मतलब कि इसका जो मुंह है एक तरफ चाइना की साइड पर देखने को मिल जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ कंसर्न्स आज के टाइम पर क्रिएट हो चुके हैं। देखो, भारत के साथ काफ़ी सारा व्यापार होता है नेपाल का, हम लोग काफ़ी सारा इंपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह करते रहते हैं, हम लोग काफ़ी सारा एक्सपोर्ट करते हैं, नेपाल हम लोगों से सामान को परचेज़ करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि नेपाल ने अपना शिफ्ट जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा तगड़ा दिखाया। चाइना की तरफ से स्पेशल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। चाइना यहाँ पर नेपाल को देखता है कि हमारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, आपको पता होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का ही एक इनिशिएटिव है जो कि दुनिया भर को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करता है, ज़मीन के माध्यम से और समुद्र के माध्यम से। तो यहाँ पर वो चाहता है कि चाइना भी इसका एक हिस्सा बनकर आए। क्लियर हुआ। तो अगेन चाइना का जो इंटरवेंशन है ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट मतलब वही वाला लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी वाला रीजन जिसको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो ये कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। तो ये अगर रिजॉल्व हो जाए तो उसके बाद रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आई होप आपको यहाँ पर ये दोनों भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इंडिया ने अगेन एब्सटेन कर दिया है यूएनजीए वोट्स के अंदर। यूएनजीए क्या है? यह है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। जैसे हमारे यूनाइटेड नेशन के आपको 6 ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, उसमें से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो अभी क्या हुआ, इसके अंदर वोटिंग हुई। वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली है, 2 रिजोल्यूशंस को लेकर यहाँ पर वोटिंग चल रही थी। इंडिया ने दोनों पर एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन का मतलब ना हाँ में वोट दिया ना में वोट दिया। अब ये दोनों वोटिंग या दोनों रिजोल्यूशन किस चीज़ को लेकर थे? ये दोनों चीज़ें रिलेटेड थी रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट को लेकर। जो पहला वाला रिजोल्यूशन था, यहाँ पे बातचीत की जा रही थी
कि यूक्रेन यहाँ पर कह रहा है कि यूक्रेन के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं उसके लिए रशिया ही रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे क्राइसिस के लिए। तो इसके अंदर यहाँ पर भारत ने एब्सटेन कर दिया, भारत ने यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं किया। दूसरा यहाँ पर रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, ये अगेन वोटिंग को लेकर चर्चा करता है। यहाँ पर ये बात करता है कि जो यूएनजीए है इसको एक दूसरा रेजोल्यूशन लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक रेजोल्यूशन लेकर आया गया था, लेकिन बट क्या हुआ, अगेन यहाँ पर इसको लेकर भी वोटिंग, भारत ने एब्सटेन का ऑप्शन चुना, हम लोगों ने यहाँ पर भी एब्सटेन ही किया। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो मतलब दोनों ही तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे भारत ने एब्सटेन कर दिया है, वो एक सिंपल सी बात बताई गई है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो 140 कंट्रीज़ में से जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, 38 कंट्रीज़ है, उन्होंने एब्सटेन कर दिया है। भारत ने एब्सटेन किया, चाइना, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका ने एब्सटेन किया, और कुछ कंट्रीज़ ने तो यहाँ पर अगेंस्ट में वोट किया। वो है रशिया, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, एरिट्रिया, अगेन जो कि यहाँ पर रशिया के सपोर्टर हैं। क्लियर हो गया ना, ये इन्फॉर्मेशन है। बट क्या है, ये आर्टिकल इतना ही इनफ नहीं है, इसके अंदर आपको जो यूएनजी है इसके बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो क्योंकि हमारा सिलेबस जो है इसके अंदर एक टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जीएस पेपर 2 में, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हो। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। मेन गवर्निंग बॉडी आपको ये देखने को मिलती है इस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जितने भी मेंबर्स आपको यूनाइटेड नेशन में देखने को मिलते हैं वो सब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी मीटिंग होती है हर साल हेडक्वार्टर पर। हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिल जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हेड करी जाती है एक प्रेसिडेंट के थ्रू, जो कि 1 साल के लिए इलेक्ट होता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हम लोग पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो दुनिया का पार्लियामेंट कौन सा है, वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और दुनिया का वर्ल्ड कोर्ट कौन सा है, वो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके साथ साथ और क्या बताया कि देखो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होता है कि दुनिया भर में जो भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हो रहे हैं उनकी शांति को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाती है, उसको लेकर यहाँ पर वोटिंग की जाती है, जैसे आज के टाइम पर ये वोटिंग देखने को मिली है। क्लियर हुआ। अब आपको पता हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है एक, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो वोटिंग वगैरह होती है, वीटो पावर वगैरह आपको देखने को मिलती है जो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं उनके पास में। लेकिन यूएनजीए के अंदर, इस जनरल असेंबली वाली बॉडी के अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो पहला आर्टिकल आप देख पाओगे यहाँ पे बातचीत की गई है यूक्रेन और रशिया को लेकर अगेन। तो जो वेस्टर्न लीडर्स हैं, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़, आपको यहाँ पर यूएस देखने को मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सारी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इन कंट्रीज़ ने अग्री कर लिया है कि बिल्कुल हम लोग यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले हैं। यूक्रेन ने सपोर्ट मांगा भी है क्योंकि ये जो वॉर है ये लगातार चल रही है और अब यहाँ पर दूसरा महीना आ चुका है लगातार वॉर को। तो वेस्टर्न लीडर्स ने अग्री कर लिया थर्सडे में कि बिल्कुल हम लोग अपनी फोर्सेस वगैरह को और ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं ईस्टर्न यूरोप की साइड में। मतलब इधर यूक्रेन के पास जो आपको देश देखने को मिल जाते हैं जैसे स्लोवाकिया हो गया, उसके बाद हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, तो इन सब कंट्रीज़ के अंदर अपना जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा बढ़ाने वाली है वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या, जो ज़ेलेंस्की हैं, ज़ेलेंस्की कौन है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पर मदद भी मांगी है। इन्होंने मांगा है कि यहाँ पर मुझे सपोर्ट चाहिए इन कंट्रीज़ का। ज़ेलेंस्की यहाँ पर डायरेक्टली बोलते हैं कि यूक्रेन को ज़रूरत है फाइटर जेट्स की, टैंक्स की, एंटी शिप वेपन्स की, तो ये चीज़ें प्रोवाइड करवाओ क्योंकि वॉर यहाँ पर अब सेकेंड महीने के अंदर आ चुकी है, दूसरा महीना आ चुका है लगातार वॉर चलते चलते, ठीक है। तो नेटो के लीडर्स ने भी यहाँ पर अग्री कर लिया कि बिल्कुल हम लोग यहाँ पर डिफेंस को मजबूत करेंगे और जो रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया है, इन सब कंट्रीज़ के अंदर हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारा वेपन्स डिप्लॉय कर देंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था G20 को लेकर। जो G20 है ये यहाँ पर ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ कहलाता है। इसके अंदर टोटल 20 देश हैं। अगर हम लोग बात करें तो कल बात ये हो रही थी कि रशिया को इस 20 देश में से निकाल देना चाहिए, इस ग्रुप से निकाल देना चाहिए। तो जो बाइडेन से जब क्वेश्चन पूछा गया क्या वाकई में रशिया को निकाल देना चाहिए, तो जो बाइडेन ने बोला है माई आंसर इज़ येस, डिपेंड्स ऑन द G20, ठीक है। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीज़ें G20 के ऊपर डिपेंड करती हैं। बट इसके रिस्पॉन्स में ही कल हमने डिस्कस किया था जो चाइना है, चाइना ने बोला नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा अगर हम लोग रशिया को G20 ग्रुप नेशन से बाहर निकालते हैं तो। क्लियर हुआ। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल एक और देखने को मिलेगा। ये बात करता है सोलोमन आइलैंड्स के बारे में। देखो जो सोलोमन आइलैंड्स है ये अपने आप में काफ़ी चर्चा में है, पिछले ही महीने चर्चा में था। मुझे याद है ये लगभग 6 या 7 फरवरी को ये चर्चा में आया था और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अभी क्या है, सोलोमन आइलैंड्स के साथ जो चाइना है वो अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ रहा है,
ठीक है। अगर हम लोग बात करें, चाइना भी इस आइलैंड के पीछे पड़ा हुआ है और अमेरिका भी इस आइलैंड के पीछे पड़ा हुआ है। तो इतने बड़े बड़े देश इस आइलैंड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रिसेंटली जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था वो ये था कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि हम लोग अपनी एक एम्बेसी को ओपन करेंगे इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर। अब आप देख पाओगे चाइना अपने रिलेशंस को यहाँ पर इस आइलैंड से डेवलप करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स शेयर करी हैं, आपको मैं डायरेक्ट उसके ऊपर लेकर चलता हूँ। ये आपको सोलोमन आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। ये छोटे छोटे आइलैंड्स नज़र आएंगे। ये कहाँ पर नज़र आएंगे, तो पहली बात, आप जो मैप में जो ऑस्ट्रेलिया देख पाओगे, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आपको पपुआ न्यू गिनिया देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के पास में ही आपको यहाँ पर ये सोलोमन आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब क्या है ना, इन सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर अगर किसी कंट्री का कंट्रोल रहेगा तो उसका पैसिफिक ओशन के ऊपर भी बहुत तगड़ा दबदबा रहेगा। ठीक है। तो इन आइलैंड्स के ऊपर लगातार अमेरिका और साथ ही साथ यहाँ पर चाइना दोनों पड़े हुए हैं कि हम लोगों का एक कंट्रोल आ जाए। तो चाइना ने तो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देने के बारे में चर्चा करी है कि हम लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख पाओगे दूसरी तरफ से अमेरिका यहाँ पर अपना दबदबा चाहता है। अमेरिका यहाँ पर चाइना को टैकल करना चाहता है। सोलोमन आइलैंड्स की यहाँ पर जो कैपिटल है वो यहाँ पर होनियारा देखने को मिलती है, तो इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रख सकते हो। देखो, सोलोमन आइलैंड्स को लेकर एक कंसर्न क्या देखने को मिलता है, मैं आपको लेकर चलता हूँ मेजर टॉपिक के ऊपर। तो अभी क्या हुआ, सोलोमन आइलैंड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका इतिहास कुछ यहाँ पर ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है। जो अमेरिकन्स हैं यहाँ पर आज के टाइम पर ये चीज़ देखते हुए, जैसे कि पैसिफिक, मैंने आपको बताया ना, पैसिफिक ओशन के ऊपर दबदबा चाहते हैं, उसकी वजह से अमेरिका और चाइना दोनों यहाँ पर एग्रेसिवली चाहते हैं कि हमारा एंगेजमेंट इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर हो जाए। इस आइलैंड के अंदर आप देख पाओगे 7 लाख की आबादी है और इनफैक्ट यहाँ पर ये 7 लाख की आबादी वाले आइलैंड के पीछे कंट्रीज़ पड़ी हुई हैं। रिसेंटली काफ़ी दंगे वगैरह हो गए थे इस आइलैंड पर। दंगे यहाँ पर इस चीज़ को लेकर हो गए थे कि आज के टाइम पर जो ये सोलोमन आइलैंड है इसका झुकाव चाइना की साइड में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लोगों को पसंद आ नहीं रहा है। तो लोगों ने वहाँ की पार्लियामेंट को आग लगा दिया था और इनफैक्ट यहाँ पर कहा था कि भाई जो चाइना की साइड में आपका झुकाव दिख रहा है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो। हम लोग नहीं चाहते कि चाइना की तरफ आपको कुछ इस प्रकार से झुकाव देखने को मिले। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स थे, आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं। बाकी आप बिजनेस सेक्शन पर आओगे तो बिजनेस सेक्शन पर भी आपको कुछ खास चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं जो हम लोग एग्जाम से रिलेट कर सकें। एक आर्टिकल यहाँ पर ये देख सकते हो, लेकिन ये भी हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पर बातचीत की गई है कि भारत को ज़रूरत है लगभग 2210 नए एयरक्राफ्ट्स की आने वाले 20 सालों के अंदर, ऐसा यहाँ पर एयरबस का कहना है। तो अगेन ये यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज आर्टिकल हमारे लिए खासा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, तो आपको इनको स्किप कर सकते हो, स्किप करना भी चाहिए। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नव आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। अब एडिटोरियल सेक्शन पर आपको देखने को मिलेगा कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि बिल्कुल बकवास आप लोग पढ़ सकते हो, ये बिल्कुल भी काम में आने वाले नहीं है। यहाँ पर 2 आर्टिकल आपको दिए गए हैं। एक तो वो रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट को लेकर चर्चा की गई है, भारत के क्या कनेक्शन है इस चीज़ को लेकर चर्चा की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आप इन दोनों ही आर्टिकल को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप लोग इंडिया चाइना के रिलेशन कैसे ख़राब हैं एलएसी वाले रीजन को लेकर, मतलब इसको मैं हज़ारों बार डिस्कस कर चुका हूँ। रशिया यूक्रेन वाला डिस्प्यूट मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। इनफैक्ट अगर आप लोग को ये थोड़ा बहुत समझना है तो प्लीज़ आप लोग कल वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। इस वजह से प्लीज़ इन आर्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्टेंट रेडी है, आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है। ऐसा नहीं आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 100 एडिटोरियल आ रहे हैं, 150 एडिटोरियल आ रहे हैं तो आप उन सबको पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पास मेजर कंटेंट तैयार हो चुका है तो उसी कंटेंट का यूज़ करना है। टाइम बहुत कम है, उतने ही टाइम में हम लोग को यहाँ पर पूरा का पूरा एक आंसर लिखना है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप लोग इन आर्टिकल को प्रॉपरली स्किप कर सकते हो। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को पढ़ा रखा है इंडिया और रशिया और साथ साथ यूक्रेन के रिलेशंस को, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर करे थे काफ़ी बार। ठीक है। इनफैक्ट आपने एक PDF अगर डाउनलोड करे होंगे तो उस PDF में पिन किए हुए हैं। तो प्लीज़ इन आर्टिकल्स के ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है। ये बिल्कुल आपके काम में नहीं आने वाले। उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, बात की गई है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर। इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। देखो एडिटोरियल होता क्या है, एक ही टॉपिक, मतलब जो चर्चा में देखने को मिलता है इशू, उस इशू के ऊपर जो ऑथर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखता है। अब क्या है, आपको इशू पता होना चाहिए, इशू के आगे पीछे के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, इशू के क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं, आपका क्या कंक्लूजन है और वो इशू क्या है, इतना समझ लिया यहाँ पर। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ निकल कर आती नहीं है। तो आप इशू के पीछे भागना चालू कर दो, वो ज़्यादा
बेटर और बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस को लेकर आर्टिकल लिखा गया है। ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि देखो जो सुप्रीम कोर्ट है इसको सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का जो यूज़ है वो लिमिट कर देना चाहिए, इसको कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप में काफ़ी सारे कंसर्न पैदा करता है। इस सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के काफ़ी सारे मतलब फ़ायदे नहीं देखने को मिलते, इसकी आलोचना काफ़ी ज़्यादा होती है, वो यहाँ पर इसके अंदर मेंशन की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, इस आर्टिकल को आज से मैंने लगभग 15 दिन पहले डिस्कस किया था, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आखिरकार ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपको नाम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ यहाँ पर कभी कभी देख पाते हैं कुछ और भी लोअर कोर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर इस प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं। होता क्या है यहाँ पर, देखो कि जो जजेस होते हैं, अब कोई केस पहुंचा कोर्ट के अंदर, अब जज क्या करता है यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसी से यहाँ पर क्या मांगता है कि आप यहाँ पर लाओ इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है। तो जो गवर्नमेंट है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जज को देगी, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एक एनवेलप के अंदर दी जाती है, मतलब वो सील्ड कवर होती है। वो इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता होगी, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ जज के पास जाएगी, जज उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा और फिर उसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग देगा। तो ये चीज़ें हम लोग देख पाते हैं सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के अंदर में। अब क्या हमारे कानून के अंदर कहीं पर सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में मेंशन्ड है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो भी इसके पास पावर्स आती हैं इस सील्ड कवर को लेकर, वो आती हैं इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के सेक्शन 123 से, ये यहाँ पर मेंशन्ड है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। नाउ ये जो सील्ड कवर है, ये जो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस ये हमारा पूरा का पूरा जो लीगल सिस्टम है, तो इसके काफ़ी सारी आलोचना की जाती है। आलोचना में सबसे बड़ी पहली और आलोचना यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पर ये इंडियन जस्टिस सिस्टम के पूरी तरह से खिलाफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? क्योंकि हो गया क्या, यहाँ पर जज ने इन्फॉर्मेशन मांगी सरकार से कि आप हम लोग इन्फॉर्मेशन दो, अब सरकार ने एनवलप में लिफाफे में पैक करके दे दिया उसको, किसी को वो पता नहीं चला। इनफैक्ट जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं उसको भी नहीं पता चलता है बहुत सारे केसेस के अंदर। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अपने आप में एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि देखो कोर्ट बिल्कुल ओपन कोर्ट होता है, यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन भी होता है, यहाँ पर जजेस के जो केस निकल कर आते हैं वहाँ पे लोग देखते हैं, लोग यहाँ पर देखते हैं कि जजेस का केस कैसा है, ठीक है, जजेस की यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हैं, वो एक तरीके से ओपन कोर्ट वाला सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर एनवेलप का यूज़ किया आपने, वो सिस्टम खत्म ही हो गया, किसी को इशू नहीं पता है, जज ने अपने आप यहाँ पर उस केस की सुनवाई कर दी, अपने आप यहाँ पर डिसीजन दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि यहाँ पर आर्बिट्रेरीनेस देखने को मिलेगा। होगा क्या, जज अपने हिसाब से काम कर लेगा, ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं होगा क्या केस है क्या नहीं है क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जज अपने हिसाब से वो चीज़ों को देखकर अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर देगा, अपने हिसाब से डिसीजन दे देगा। तो ये अगेन एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर निकल कर देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उसका फेयर ट्रायल जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ नज़र आता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इसको जुडिशरी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो 2019 के जजमेंट में एक केस हुआ था पी गोपालकृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, ये आपको केस देखने को मिला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था कि भाई देखो जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि जो भी जज डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहा है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एटलीस्ट जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे उसको तो पता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे निकल कर आते हैं जहाँ पर एक्यूज्ड पर्सन को भी नहीं पता चलता कि हाँ क्या क्या यहाँ पर आप देख पाओगे इन्फॉर्मेशन उस एनवलप के अंदर देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन एक और होगा आपके दिमाग में, क्या ऐसे कोई केस हमारे इंडिया में हुए हैं सील्ड कवर वाले? तो बहुत सारे केस हुए हैं, जिसमें से जब भी आप लोग लिखोगे ना तो एग्जाम्पल पर आप इन केसेस का नाम लिख सकते हो, क्योंकि जहाँ पर भी चर्चा होती है इन केसेस को ज़रूर डाला जाता है। राफेल डील का केस हुआ था, तो राफेल डील का आपको पता होगा एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल डील थी राफेल डील। अब इस पूरी डील का जो मुद्दा था वो यहाँ पर सुनवाई करी थी एक बेंच ने, उस बेंच को हेड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब ने। तो 2018 में यहाँ पर ये केंद्र सरकार से डिटेल्स को मांगते हैं, लेकिन वो जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर सील्ड कवर के अंदर मांगी जाती है, एक एनवलप के अंदर मांगी जाती है। मतलब वो डिटेल्स सरकार ने जो बताई है वो किसी को भी नहीं पता चलेगी, सिर्फ जज को पता चलेगी और फिर जज अपना डिसीजन दे देगा। ठीक है, तो राफेल डील को लेकर यहाँ पर इस प्रकार से एक केस हुआ था। उसके बाद दूसरा भीमा कोरेगांव केस हुआ था। भीमा कोरेगांव केस के अंदर भी काफ़ी सारे एक्टिविस्ट लोगों को अरेस्ट किया था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई किया और यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी इन्फॉर्मेशन आई थी इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, वो यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी और वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो अगेन एक सील्ड कवर के अंदर दी गई थी।
क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इतना ज़्यादा शील्ड कवर का इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा आर्टिकल भी मैंने आपके साथ काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है, क्राइसिस इन श्रीलंका को लेकर चर्चा की गई है। आपको पता होगा कि हाँ, इंडिया और आप देख पाओगे आज के टाइम पर कितनी ज़्यादा मदद कर रहा है श्रीलंका की। श्रीलंका काफ़ी बुरी तरह से मतलब इफेक्ट हो रहा है इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। इनफैक्ट इनका फॉरेक्स रिजर्व वगैरह काफ़ी हद तक डाउन हो चुका है, ये आप लोगों को पता ही है। लेकिन अभी क्या है ना, इस आर्टिकल को हाईलाइट मैंने किया इसलिए ताकि आप लोग यहाँ पर मुझे इसके बारे में बताओ। कमेंट सेक्शन ओपन करो और यहाँ पर आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि आखिरकार क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर ये सारे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी एक बार रीड कर सकते हो। तो क्या क्या आपको पॉइंट्स देखने को मिलते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर श्रीलंका के अंदर आपको इकोनॉमिक क्राइसिस बुरी तरह से अफेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, मतलब इकॉनमी बुरी तरह से हिट हो रही है। प्लस भारत यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को, और भारत को अपना सपोर्ट बढ़ा देना चाहिए। अगर बढ़ा देना चाहिए तो क्यों बढ़ा देना चाहिए, उसके बाद आपको ये चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है। और मैं आपको बता दूं 2013 में इंडिया श्रीलंका के ऊपर ऐसे ही डायरेक्टली मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं। काफ़ी बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको आपके लिए यहाँ पर लिखने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, बाकी आप लोग जो इंडिया और रशिया प्लस यूक्रेन इन दोनों के रिलेशंस को, अगर आप लोग इंटरपल रिलेशंस को पढ़ सकते हो। देखो आपको पता ही है, देखो यहाँ पर इंडिया, रशिया और यूक्रेन को लेकर चर्चा की गई है। भारत ने यहाँ पर रशिया यूक्रेन के बीच में कहाँ पर वोटिंग दी है, यूएनएससी के अंदर एब्सटेन क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को, कोल्ड वॉर वगैरह क्या था, नेटो को क्या रोल था, पूरा इतिहास मैंने कल ही आपके साथ डिस्कस किया है। और बताया कल ये जो आर्टिकल डिस्कस किया है उसके अंदर लगभग यहाँ पर 20 मिनट लगाए गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ कल वाला ज़रूर एक आर्टिकल देख लेना। कल आपको करना क्या है, कल का वीडियो टाइप करना, आप डायरेक्टली टाइप करना 24 मार्च 2022 द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय दीपक यादव एजुकेशन। आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो के थोड़ा सा लास्ट में जाना, लास्ट में बिल्कुल नहीं जाना है, एडिटोरियल सेक्शन पर आ जाना है। एडिटोरियल पर सबसे पहला वाला एडिटोरियल मैंने वही डिस्कस किया था। आपको मैंने पूरी कहानी समझाई है, जो एक एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन है ना, आप लोग पढ़ोगे तो आप कहोगे वापस से वही सारी बातें बता दी, कल ही तो बताई थी। तो आप एक बार ज़रूर जाकर देख सकते हो, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी यहाँ पर कुछ खास नहीं है। आप ज़्यादा इसके ऊपर फोकस, ज़्यादा जोर मत दो, क्योंकि एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार आर्टिकल्स आते रहेंगे। तो यहाँ पर ये एक बार आपको कंटेंट तैयार कर लेना है, उसमें यहाँ पर एक बार आपके पास सारा का सारा कंटेंट तैयार रहना चाहिए। इतने वर्ड्स मुझे लिखने हैं तो इतने वर्ड्स मेरे पास रेडी रहने चाहिए। बाकी यहाँ पर इसके ऊपर आर्टिकल्स आते रहेंगे, ज़्यादा फोकस करना नहीं है। ठीक है, बाकी होता क्या है फ्राइडे में, तो फ्राइडे में जो दूसरा पेपर होता है इस पर कोई एडिटोरियल आता नहीं है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये इंटरव्यू सेक्शन है, तो इस इंटरव्यू को आप लोग मतलब इसको भी पूरा स्किप करना है, यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट आता है, तो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट भी आज का बेकार है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस को लेकर चर्चा की गई है, तो यहाँ पर ये बेकार आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही एडिटोरियल थे जो कि काम के थे द हिंदू के। ठीक है, एक सील्ड कवर वाला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दूसरा आपको ये देखने को मिलेगा श्रीलंका की क्राइसिस के लेकर। इसके ऊपर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं हम लोग अपने एक आर्टिकल पर, जो कि हम लोगों ने अलग से एक थंबनेल में आर्टिकल चूज़ कर रखा है। अच्छा, मैंने थंबनेल में ये एक चीज़ मेंशन कर रखी है, नो कंट्री वांट्स दिस लैंड, है ना। तो क्या वाकई में ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो हुआ क्या है, मैंने थंबनेल बता रखा है, कोई भी देश इस ज़मीन को नहीं चाहता है। तो एक ऐसी ज़मीन है जिसको यहाँ पर कोई भी कंट्री नहीं चाहता, मना करती है भाई यहाँ पर ये ज़मीन हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। मतलब अगर कोई बोल दे कि भाई तुम्हारी है तो उसके लिए लड़ते हैं ये दोनों, मतलब ये सिचुएशन है। वो ज़मीन कौन सी है? तो उसका नाम है बेरताविल। बेरताविल आपको यहाँ पर ये वाला एरिया देखने को मिलता है, ये हल्का सा ऐसे करके राउंड सा एरिया देखने को मिलेगा। ये बेरताविल इजिप्ट और सूडान के बीच का हिस्सा है। ठीक है, इजिप्ट बोलता है ये मेरा हिस्सा नहीं है, सूडान बोलता है ये मेरा हिस्सा नहीं है। और अगर यहाँ पर सूडान बोल दे भाई इजिप्ट का हिस्सा है, इजिप्ट बोलता है नहीं ये तेरा है, सूडान बोलेगा नहीं ये तेरा है। तो मतलब इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। दुनिया भर से लोग जाते हैं यहाँ पर और फिर वो बोलते हैं भाई हम यहाँ पर इसके राजा हैं। आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस डली हुई, आप लोग एक बार चेकआउट करना बेरताविल के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ के राजा हैं। ठीक है, किंग ऑफ बेरताविल ये हैं और ये हैं, मतलब कोई भी जाएगा अपने आप को राजा बोल सकता है, अपने एरिया को ये बोल सकता है। हालांकि उसको कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगा नहीं, बट ये काम कर सकता है। ठीक है, तो इस एरिया को कोई यहाँ पर नहीं लेना चाहता। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कारण समझने से पहले आपको थोड़ा सा बहुत इतिहास समझना होगा। आपको ऊपर इजिप्ट नज़र आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर सूडान है, सूडान के नीचे आपको साउथ सूडान देखने को मिल जाता है। मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पर लेकर चलता हूँ। एक समय था यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का इसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, खासकर यूके, यूनाइटेड किंगडम पूरी तरह से इस पर्टिकुलर एरिया पर कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि इजिप्ट उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री होता है। इजिप्ट से जब आप ऊपर जाओगे, एक सेकंड में आपको लेकर चलता हूँ, इस वाले मैप को देखो, इजिप्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर पूरा का पूरा यूके का कंट्रोल आया। क्यों? क्योंकि इजिप्ट के इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर आपको स्वेज कैनाल देखने को मिलता है। स्वेज कैनाल यहाँ पर रेडी हो चुका था, ठीक है। स्वेज कैनाल यहाँ से निकलता है, हाँ वही वाला कैनाल जिसमें एक बार जहाज़ अटक गया था। तो क्या होता है, अब जैसे इंडिया से सामान लूटा ब्रिटिशर ने, यूके ने, तो क्या हुआ, इतिहास में यही सब हुआ है। तो उसका जो सामान है वो यहाँ से ले जाकर आराम से ऊपर ले जाया जा सकता है ना। तो स्वेज कैनाल का एक बहुत बड़ा रोल था यहाँ पर। तो स्वेज कैनाल से ऊपर मेडिटेरेनियन सी से ऊपर यहाँ पर वो यूके में आराम से सामान को ले जाया जा सकता था। तो क्या हुआ, इजिप्ट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी और इजिप्ट के ऊपर कंट्रोल किया भी। अब क्या हुआ, इजिप्ट के ऊपर कंट्रोल किया तो यहाँ पर देखा गया ये कि इजिप्ट और सूडान के अंदर पहले से काफ़ी सारा विवाद है। सूडान और साउथ सूडान दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। पहले ये पूरा ही सूडान हुआ करता था, बाद में यहाँ पर ये बट गया है दोनों। आपको बताना है कौन से साल में यहाँ पर सूडान और साउथ सूडान अलग हुए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये विवाद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यूके देखता यह है कि इन दोनों कंट्रीज़ में पहले से ही काफ़ी हद तक लड़ाई है यार, काफ़ी सारा विवाद है, इस विवाद को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर यूके काम नहीं कर पा रहा था। तो इस विवाद को रिजॉल्व करने के लिए यूके ने क्या किया, यूके ने यहाँ पर एक बाउंड्री बना दी। ये बाउंड्री आप देख पाओगे इस प्रकार से पहले थी, ये वाली बाउंड्री पहले हुआ करती थी, लेकिन जो यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने बाउंड्री बनाई है वो कुछ अलग बनाई है। वो बाउंड्री आपको कैसी देखने को मिलेगी, वो बाउंड्री आपको यहाँ पर देखो, पहले क्या होता था, पहले एक सिंपल सी बाउंड्री ऐसी थी। 1899 के आसपास यहाँ पर एक सिंगल लाइन बाउंड्री देखने को मिलती थी, लेकिन यूके ने यहाँ पर क्या किया, यूके ने यहाँ पर तमाम, एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिलेशन, मतलब यूके का काम था ही ये, और उसने यहाँ पर एक बाउंड्री ऐसी क्रिएट करी जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई। तो बाउंड्री यहाँ पर यूके ने ये वाली बना दी। इसने ऐसे तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री रही, लेकिन उसके बाद ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब नीचे आपको सूडान देखने को मिलेगा, ऊपर इजिप्ट देखने को मिलेगा। इजिप्ट का ये हिस्सा सूडान में दे दिया और यहाँ पर सूडान का ये वाला हिस्सा इजिप्ट के अंदर दे दिया, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा इस वाले मैप में भी दिखा देता हूँ, तो ये आप लोग देख पाओगे। ये बाउंड्री यूके ने कैसे ड्रॉ करी, फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऐसी बाउंड्री ड्रॉ करी, उसके बाद ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर सूडान के अंदर दे दिया, और ऊपर वाला ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ, सॉरी ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये इजिप्ट के अंदर दे दिया ऐसे करके, और ये वाला जो हिस्सा है ये सूडान के अंदर दे दिया। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर भी आप देख पाओगे ये सूडान का हिस्सा देखने को मिलता है। बट हुआ क्या, यहाँ पर इस वाले हिस्से को बीर तावल वाले रीजन हम लोग बोलते हैं। अब होता क्या, यहाँ पर ये बाउंड्री बन जाती है। अब ये बाउंड्री बनने के बाद रिलेशन काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम तक ये कंट्रीज़ इस बॉडी को रिकग्नाइज़ नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देख पाओगे इसके पीछे का रीज़न क्या है पता है, इस कंट्री इस वाले एरिया को कोई क्यों नहीं एक्सेप्ट करता, इजिप्ट सूडान क्यों नहीं एक्सेप्ट करता, इसके पीछे का रीज़न यह है, ये जो बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर इजिप्ट ने बोला कि चलो सही है, अगर सूडान ने बोला भाई इस एरिया बीर ताबिल को तुम रख लो, ठीक है, इजिप्ट ने बोला चलो मान लो, सपोज करते हैं इजिप्ट ने बोला ठीक है ये एरिया हमारा है, इजिप्ट ने अगर ये बोल दिया ये एरिया हमारा है, इसका मतलब इजिप्ट ने इस वाली बाउंड्री को रिकग्नाइज़ कर लिया कि मतलब ये बाउंड्री हकीकत में है, और इस बाउंड्री का रिकग्नाइज़ करने का मतलब क्या हुआ, इजिप्ट का इतना हिस्सा सूडान के पास चला गया, है ना। इस वजह से इजिप्ट यहाँ पर इसको रिकग्नाइज़ करता नहीं है। और दूसरी तरफ सूडान, अब यहाँ पे इजिप्ट अगर बोले सूडान तुम रख लो यहाँ पर यारी बॉडी, सूडान यहाँ पर मना करता है कि नहीं मैं यहाँ पर ये एरिया नहीं रखूँगा। क्यों? सूडान का यहाँ पर क्या है, सूडान इसको रख सकता है लेकिन सूडान यहाँ पर इसको रिकग्नाइज़ नहीं करता, क्योंकि अगर सूडान ने यहाँ पर इसको रिकग्नाइज़ कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अगेन क्या होगा, ये बाउंड्री ये भी एक्सेप्ट कर रहा होगा और सूडान के हाथ से ये वाला एरिया चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, क्लियर हुआ। और ये इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं हलाइब ट्रायंगल। हलाइब ट्रायंगल आप देख पाओगे ये बनता है, ठीक है। इस ट्रायंगल पर बहुत सारे आपको नेचुरल गैसेस वगैरह देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इजिप्ट और सूडान साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये थंबनेल वाला आर्टिकल था, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो बीर ताविल नाम का कुछ ऐसा रीजन है जिसके बारे में आप लोग डेफिनेटली रिसर्च कर सकते हो। कल मेरे पास एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल को मैं पढ़ता हूँ तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर थंबनेल बनाते हैं, कल यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली हैं। हालांकि इसमें और ही काफ़ी बड़ा इतिहास है, तो वो इतिहास सुनाते सुनाते ऑटोमन एम्पायर का रोल आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत समय लग जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट बात बता दी है कि आखिरकार क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बीर ताविल वाला रीजन देखने को मिल जाता है, प्लस ये हलाइब ट्रायंगल क्या है, ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। आप लोग भी यहाँ पर किसी दूसरे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो।
अब आगे चलते हैं आगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग का क्या था। तो स्टार्टिंग मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये एक इनिशिएटिव है, इसको कौन सी बॉडी ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिल जाएगा, UNFCCC सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो UNFCCC क्या है? यह है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस सेक्रेटेरिएट ने यहाँ पर क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव को लॉन्च किया था 2015 में। तो ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पर इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, कंपनीज गवर्नमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है कि वो यहाँ पर क्या करें, क्लाइमेट फुटप्रिंट को मेजर करें, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, जो पोल्यूशन है, इसको यहाँ पर कम से कम करने के ऊपर जोर डालें। आई होप आपको ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको, पता होगा एक छोटा सा एडिटोरियल हमारा रहा हुआ है, एक छोटा सा आर्टिकल है हमारा एडिटोरियल, वो थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है, उसको टाइम मिलेगा तो मैं संडे में डिस्कस करूँगा। आज वीडियो हमारा लेट भी हो चुका है, 7:30 हो चुके हैं, लेकिन इसी वजह से मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो संडे में उसका डिस्कशन हो जाएगा। तो मैंने सोचा ही है कि यार संडे के लिए हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो ही पेंडिंग आर्टिकल्स होते हैं, वैसे तो एक ही पेंडिंग आर्टिकल है, तो वो हम लोग संडे में कवर करने वाले हैं। ओके, तो परेशान मत होना, फिर से बोलता हूँ, कोई भी यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी चीज़ें वो सब आपको डिस्कस करके दे दी जाती हैं। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।